राजा ने सेनापति को बताया कि चिड़िया उनके भाग्य की चाबी है जो महल से उड़ गई है। यह चिड़िया राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंगाराम नामक लकड़हारे की कहानी है जो लकड़ियां बेचने की कोशिश कर रहा है। उसकी परेशानी यह है कि कोई भी उसकी लकड़ियां नहीं खरीदता। एक दिन गंगाराम की मुलाकात एक चिड़िया से होती है जो उसके सिर पर मंडराती है। यह चिड़िया उसके साथ गांव तक आती है जिससे उसकी किस्मत बदलने वाली है। गंगाराम ने लकड़ियों की बिक्री से पैसे कमाए जिससे उसकी पत्नी खुश हुई। यह उनकी मेहनत का फल था और परिवार में खुशी का माहौल बना। चिड़िया ने गंगाराम के भाग्य में बदलाव लाया। जब वह चिड़िया उनके पास आई तब उनके लकड़ियों की बिक्री में अचानक वृद्धि हुई। गंगाराम और उसकी पत्नी ने चिड़िया को अपने घर में रखने का फैसला किया। उन्होंने इसे अपने भाग्य का प्रतीक मान लिया जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आया। गंगाराम अपनी चिड़िया की रक्षा के लिए डट जाता है और सेनापति से सीधा विरोध करता है। यह दिखाता है कि वह अपने अधिकारों के लिए खड़ा है। सेनापति बलदेव सिंह को यह समझ आता है कि प्रजा के खिलाफ जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति में उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। गांव वालों की एकता और समर्थन ने गंगाराम को मजबूती दी जिससे सेनापति को पीछे हटना पड़ा। यह दर्शाता है कि सामूहिक शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। साधी ने राजा को बताया कि चिड़िया किसी भी घर में धन भर सकती है। यह चिड़िया राजा के लिए खास तोहफा साबित हुई। राजा ने चिड़िया को अपने महल में रखा और कुछ ही समय में उसकी किस्मत बदल गई। 1 महीने के अंदर राजा धनवान बन गया। चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालने के बाद सेनापति को उसे वापस लाने का आदेश दिया गया। यह एक चुनौती बन गई थी। बलदेव ने चिड़िया को वापस न करने का निर्णय लिया जो उसे धनवान बनने का मौका देता था। यह उसके चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गंगाराम की लापरवाही के कारण चिड़िया उड़ गई जिससे राजा को बलदेव पर संदेह हुआ। यह कहानी में एक मोड़ लाता है। साधी ने चिड़िया के असली मालिक का फैसला किया जिसमें गंगाराम को उसकी देखभाल के लिए चुना गया। यह न्याय और दया का प्रतीक है। एक बार प्रमुख माली प्रभुदास ने देवकन को धमकी दी कि वो उसे फूलों की चोरी के लिए सजा देगा। यह धमकी कहानी में एक बड़ा तनाव और संघर्ष पैदा करती है। देवकन का दिल दया और ईमानदारी से भरा होता है। वह एक प्यारी चिड़िया के लिए फूल लाने की मेहनत करता है जो उसकी उदारता और महानता को दिखाता है। अंत में चिड़िया ठीक हो जाती है और देवकन की मेहनत की सराहना करती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में हमेशा एक दूसरे की मदद करने का जज्बा होता है। जब चिड़िया ने देवकन की बीमारियों के समय मदद की थी तो वह अब अपने उपहार से देवकन की तकदीर बदलने की कोशिश कर रही है। इस जादुई बीज से एक खास वृक्ष उगता है जो रात में सुंदर फूल देता है। इससे देवकन को धन कमाने का सुनहरा मौका मिलता है। देवकन सोचता है कि इस बीज को एक सुरक्षित जगह पर लगाना चाहिए ताकि कोई इसकी खासियत न जान सके। प्रमुख माली ने देवकन की मदद का नाटक किया लेकिन उसकी असली मंशा उस बीज के लाभ को खुद के नाम पर करना था। जब फूल खिलने लगे तो देवकन ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की लेकिन प्रमुख माली ने उसे चोर साबित कर दिया। देवकन ने अपनी सारी समस्या चिड़िया रानी को बताई। चिड़िया ने उसे मदद का आश्वासन दिया लेकिन यह विश्वास करने की कीमत चुकानी पड़ी। यह वृक्ष मृत यवन संजीवनी का है जिसके फूल बस रात में खिलते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। इसकी यह खासियत इसे और भी अद्वितीय बनाती है। राजा ने प्रभुदास की मेहनत की सराहना की और उसे सोने की मुद्राओं से पुरस्कृत किया। यह दयालुता और कृतज्ञता का एक बड़ा प्रतीक है। कई दिनों बाद परियों ने इस अद्भुत वृक्ष को देखा और इसकी खासियतों के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। यह वृक्ष अब एक रहस्य और रोमांच का स्रोत बन गया है। राजा अपनी राजकुमारी को देखकर खुशी से भर जाते हैं लेकिन मधुमिता अपने पिता की जवानी के रहस्य को जानने के लिए चिंतित रहती है। जब मधुमिता शाही बाग में जाती है तो परियों द्वारा उसे पत्थर की मूर्ति में बदल दिया जाता है जिससे एक बड़ा संकट उत्पन्न होता है। राजा प्रभुदास को अपनी बेटी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और प्रभुदास सच बताने के लिए मजबूर होते हैं। राजा ने देवकन से पूछा कि उसने यह जादुई पेड़ कैसे उगाया। चिड़िया रानी ने देवकन की मदद करते हुए राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने देवकन को 3 दिन का समय दिया कि यदि उसकी बेटी जीवित नहीं हुई तो देवकन की जान भी जाएगी। चिड़िया ने देवकन को अपनी सहायता देने का आश्वासन दिया।
परियों ने देवकन की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। देवकन ने परियों को अपना जादुई वृक्ष देने पर सहमति दे दी। राजकुमारी के दिल में देवकन के प्रति गहरा प्रेम था, जो उनकी जीवन यात्रा को दर्शाता है। राजा ने अपनी बेटी के पुनर्जीवित होने पर खुशी दिखाई और सभी घटनाओं को समझा। देवकन और राजकुमारी ने परियों द्वारा दिए गए महल में सुखपूर्वक जीवन बिताया। गांव वाले कहते हैं कि इस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रवि, एक जिज्ञासु युवक जो गांव में नया आया था, इन बातों को अंधविश्वास समझता है। अजय और सोनू ने उसे रोका, लेकिन रवि ने उनकी एक ना सुनी और एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही रवि अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है। उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखती है। क्यों आए हो यहाँ? रवि कांपते हुए पूछता है। तुम कौन हो? आईने में परछाई और साफ हो जाती है। वह एक खूबसूरत महिला है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी है। उसने बताया कि उसका नाम रजनी है और वह इस हवेली के राजा की बेटी थी। रजनी की आत्मा बोली, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं इस जगह से मुक्त हो जाऊंगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और गांव के बड़े बुजुर्गों को इस बारे में बताया। उन्होंने पुराने दस्तावेज निकाले और राजा की असली वसीयत को खोज निकाला। जब यह सच सामने आया तो उस हवेली की बदनामी भी खत्म हो गई। रवि जब दोबारा हवेली में गया तो उसे आईने में रजनी की आत्मा मुस्कुराते हुए दिखी। धीरे धीरे वह परछाई फीकी पड़ने लगी, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जिसने भी उस रात की कहानी सुनी, उसने हवेली के आईने में एक बार रजनी की झलक जरूर देखी। कवियों को कविता सुनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है। ये कवि अपनी शब्दावलियों से श्रोताओं को आकर्षित करते हैं और उनके द्वारा उपहार प्राप्त करते हैं। कविता सुनाने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि कवि अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करें। यह उनके लिए एक अनमोल अवसर है, जहां वे महाराज के समक्ष अपनी कला का परिचय देते हैं। राजा राजेंद्र प्रताप इस राज्य में कविता के प्रति अपार रुचि रखते हैं। यह सीधा कवियों के लिए एक अनमोल अवसर है, जिसमें वे अपनी रचनाएं राजा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कवियों का प्रयास राजामशाही की प्रशंसा करने में यह दर्शाता है कि कैसे कलाकार अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। उनका यह प्रयास समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कवि की समाज में स्थिति और स्वीकृति की कमी यह दर्शाती है कि कला कभी कभी अनदेखी की जाती है। यह एक कड़वा सत्य है जो कलाकारों को प्रभावित करता है। मंत्री की भूमिका और उसकी आलोचना यह बताती है कि सत्ता के लोग कभी कभी प्रतिभा की सराहना नहीं करते हैं। यह सत्ता की एक गंभीर खामी है। कवि राजा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके न्याय और नीति के गुणों की प्रशंसा करता है। यह स्पष्ट करता है कि राजा प्रजा के प्रति कितना निष्ठावान है। कवि ने राजा से पगड़ी मांगने का निर्णय लिया, जो उसकी पहचान और सम्मान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि संस्कृति में वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कवि की सरलता और ईमानदारी उसकी इच्छाओं में झलकती है, जैसे कि वह केवल राजा की पगड़ी चाहता है। यह इस बात का संकेत है कि भौतिक वस्तुओं से अधिक उसकी आत्मा की चाह है। पगड़ी पहनने की परंपरा का महत्व दर्शाता है। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कला और साहित्य समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। राजा के अहंकार और उसके परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता अत्यंत आवश्यक है।